हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 में, जो जैवाणु चैप्टर था। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की खोज जो है ना 1938 में ये इसका नामकरण किया गया था। प्रोटीन के बारे में मैं आपको बतला दूं, ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोटीयस शब्द से मिलकर के बनी है। ये प्रोटीयस शब्द से बनी है और प्रोटीयस का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण। देखिए, शरीर में वृद्धि और विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपने देखा है कि कोई भी एनर्जी कम हो गई, आदमी कहता है कि हमें भाई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, हम परेशान हैं, बॉडी नहीं बन पा रही है। तो बॉडी बिल्डअप के लिए हम लोग प्रोटीन लेते हैं। हम लोग प्रोटीन एक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कंपनियों की प्रोटीन्स आती है। जब आप जिम में जाते हो तो जिम में भी आपको देखा होगा कि कई प्रकार की प्रोटीन्स आपको लिक्विड फॉर्म में यानी पानी में मिला करके घोल करके दी जाती है, यानी पानी में घुलनशील है। तो इन प्रोटीनों को हम लोग देते हैं और प्रोटीनों को देने से क्या होता है, बॉडी जो है उसकी फिट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटीन हमें बहुत अति आवश्यक है। कहीं शरीर में कोई चोट फेट हो जाती है तो आपने देखा है कि चोट वगैरह लगने के पश्चात कोई घाव उत्पन्न हो जाता है, तो वो प्रोटीन क्या करता है, उस घाव को भरता है, फिलअप करता है। तो वही है प्रोटीन। तो प्रोटीन की हम लोग बात करें तो वैसे तो सबसे पहली जो प्रोटीन थी, यहाँ एक प्रश्न आता है कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोटीन कोई पूछ दे तो आप बतला दोगे, इंसुलिन है। आपको पता है ना, पैनक्रियाज में इंसुलिन उत्पन्न होती है और अगर ये उत्पन्न ना हो तो शरीर के अंदर शुगर की मात्रा कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और आपको मधुमेह रोग, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, वो हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी समझ में ये बात आई होगी कि प्रोटीन अति आवश्यक यौगिक है। तो वे यौगिक प्रोटीन की बात कर लें जिनका अगर हम जल अपघटन करें, देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन का हम जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने से पेप्टाइड बनता है। पेप्टाइड बनता है। अब ये पेप्टाइड क्या होता है ये भी हम आपको बतलाएंगे। अब इसका भी अगर हम जल अपघटन कर दें तो जल अपघटन करने से अल्फा एमिनो अम्ल बनते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। क्या मतलब हो गया कि प्रोटीन से बना पेप्टाइड, पेप्टाइड से बना एमिनो अम्ल। अब देखिए, मैं आपको एक बात बतलाता हूं, 2 से लेकर के 100 तक। देखिए, इसमें पॉलीपेप्टाइड भी आ गया। देखिए, ऑलिगोपेप्टाइड, ऑलिगोपेप्टाइड। मैं 1 मिनट जनरल ले रहा हूं, बाकी आगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बहुत डिटेल में लेने वाला हूं। ऑलिगोपेप्टाइड, क्योंकि यहाँ पे नाम आया है तो आपको बतलाना जरूरी है। ऑलिगोपेप्टाइड 2 से लेकर के 9 तक और 9 से अधिक यानी 100 तक, उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉलीपेप्टाइड। और 100 से अधिक, 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा। अब ये पेप्टाइड शब्द फिर से आ गया, पेप्टाइड, इसमें भी पेप्टाइड बंध है। पेप्टाइड बंध द्वारा, अब पेप्टाइड बंध कौन सा है, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, NH डबल बॉन्ड O, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। तो बात क्लियर क्या हो गई कि 100 से अधिक एमिनो अम्ल मिल करके ये समान असमान कुछ भी हो सकते हैं, एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक बात क्लियर हो गई कि प्रोटीन क्या है, एमिनो अम्लों का
एक तरीके से पेप्टाइड बंधनों के द्वारा जुड़ करके बनना, यानी वे यौगिक जिसमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल उपस्थित होते। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसका जल अपघटन हो गया, प्रोटीन हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, इसका वर्गीकरण की हम लोग बात करते हैं। प्रोटीनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, तो प्रोटीन के वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें तो इसको दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। पहला है संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, और दूसरा है जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। जल अपघटन के आधार पर, अब देखिए संगठन के आधार पर एक तो होती है रेशेदार, रेशेदार प्रोटीन, ध्यान देना यहां पर, और दूसरी होती है दानेदार प्रोटीन। यहां पर आप देखेंगे यह भी दो प्रकार हैं। एक का नाम है साधारण प्रोटीन और दूसरी है संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन, तो जो दानेदार और रेशेदार प्रोटीन है, मैं आपको बतलाऊं कि जो प्रोटीनें हैं, ये प्रोटीनें एक सीधी श्रृंखला में जुड़ती चली जाती है, बिल्कुल सीधी होती हैं, जैसे फाइबर, कोई भी रेशा है, बाल है जैसे अपने, तो बाल की बात करें तो लंबे लंबे बाल रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये रेशेदार प्रोटीन्स होती है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं माइसिन, केराटिन बालों के लिए, इत्यादि। ये इसके एग्जाम्पल है। स्पष्ट दिखलाई दे रहा होगा, मैं दोबारा लिख दूं। तो ये दानेदार प्रोटीन की बात करें अगर, तो ये प्रोटीनें कुछ दाना टाइप की होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में क्या है कि छोटे छोटे आरबीसीज जो कण हैं, वो पार्टिकल्स छोटे छोटे दाने के रूप में रहते हैं। इंसुलिन, अभी बात अपनी आई थी इंसुलिन के ऊपर कि सबसे पहला जो प्रोटीन था वो इंसुलिन था। एक और है एल्ब्यूमिन, आपको पता है ना, अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ये अंडे के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड का हो गया, इंसुलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया। आता है साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन में क्या है, ये अल्फा एमिनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं, अल्फा एमिनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं। अब इसमें ये जो एग्जाम्पल है यहां से उठा लेना और यहां लिख देना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से हैं? इंसुलिन है, इंसुलिन है, एल्ब्यूमिन है। अब देखिए संयुग्मित प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की बात करते हैं, जुड़ने की। जगह कम है, थोड़ा सा इधर लिख देते जिससे ज्यादा समझ में आए। कौन सी प्रोटीन की बात करेंगे हम? संयुग्मित। ये संयुग्मित प्रोटीन जो है क्या होती है मैं आपको बतलाता हूं। इसमें प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक समूह,
प्रोस्थेटिक समूह जुड़ा होता है। अब ये प्रोस्थेटिक समूह है क्या? ये प्रोस्थेटिक समूह है अप्रोटीनी भाग। क्या डेफिनेशन निकल करके आ गई? इसकी डेफिनेशन निकल करके आ गई कि प्रोटीन के अलावा जब कोई अप्रोटीनी भाग जुड़ा होता है उसे हम संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। अब इस समय संयुग्मित प्रोटीन के भी 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक तो है न्यूक्लियो प्रोटीन, पहला भाग न्यूक्लियो प्रोटीन, ध्यान देना, न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और तीसरा है क्रोमो प्रोटीन। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियो प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के साथ मिला होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोटीन के साथ मिला हुआ है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक दिख रहा होगा, न्यूक्लिक अम्ल। अब ये क्या है? न्यूक्लिक अम्ल प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह है, यानी अप्रोटीनी भाग है, यानी प्रोटीन के साथ अप्रोटीनी भाग मिल गया, न्यूक्लिक अम्ल मिल गया। तो इसका जो एग्जाम्पल बना, न्यूक्लिन, ये न्यूक्लिन, तो ये क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लोग ले लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है? प्रोटीन के साथ अप्रोटीनी भाग कौन सा मिला होगा? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोस्थेटिक समूह हो गया, अप्रोटीनी भाग है, इसके साथ मिल गया। इसका जो एग्जाम्पल बनेगा, एग्जाम्पल है माइसिन। माइसिन क्रोमोफोर से बना है। क्रोमोफोर का मतलब होता है वर्णक, रंगने वाले। तो ये क्या हो गया है? वर्णक प्लस प्रोटीन। तो जैसे इसमें लिख रहे थे वैसे ही लिख देते, प्रोटीन प्लस वर्णक। वर्णक का मतलब होता है रंगने वाले। देखिए मैं आपको बतलाऊं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्लोरोफिल का, हिंदी में लिख देते हैं क्लोरोफिल। आपने देखा ना, पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये प्रोटीन है, कौन सी हो गई? क्रोमोप्रोटीन हो गई, क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन भी ले सकते हो, हीमोग्लोबिन रेड कलर होता है, ये भी कैसी है? क्रोमोप्रोटीन। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। न्यूक्लिन हो गया, इसमें छोटी की मात्रा भी चढ़ती है, बड़ी की भी चढ़ती है, तो आप छोटी चाहे तो छोटी चढ़ा दें, बुक में छोटी है न्यूक्लिन। तो ये कौन से हो गए? प्रोटीन का वर्गीकरण। अब ये प्रोटीन की हम लोग जो बार बार बात कर रहे हैं कि प्रोटीन बने होते हैं एमिनो अम्लों से, तो हम लोग क्यों नहीं एमिनो अम्लों की बात कर लेते हैं? तो क्योंकि मुख्य पार्ट एमिनो अम्ल ही होता है, एमिनो अम्ल। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हमें अपना शरीर बनाना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन सोयाबीन, अंडा, दालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सोयाबीन खाइए, दालें खाइए, प्रोटीन आपको मिलेगी। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट जो ले रहे हैं हम लोग, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्लों की बात करते हैं। देखिए 20 एमिनो अम्ल,
20 एमिनो अम्ल, ध्यान देना, ये मिलकर के हजारों प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एमिनो अम्ल बहुत हमें जरूरी है। अब इसकी भी बात करेंगे तो देखो, मैं यहां पर अभी थोड़ा सा आगे चल करके इसका क्लासिफिकेशन वगैरह लूंगा। इस एमिनो अम्लों में मैं आपको बतला दूं, 20 में से 10 ऐसी होती हैं जो आवश्यक हैं। आवश्यक क्यों है? आवश्यक ये है, इसलिए है कि ये 10 हमारे शरीर में नहीं बनती और 10 होती हैं अनावश्यक। अनावश्यक क्यों कह दिया गया? कि वो हमारे शरीर में बनती है, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। और जो 10 आवश्यक है, इनके लिए ही हम भोजन का काम करते हैं, यानी भोजन लेते हैं। तो अब हम लोग एमिनो अम्लों की जो परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी? देखिए मैं बनाता हूं परिभाषा एमिनो अम्लों की। अब देखिए एमिनो अम्ल ये है CHNH2COOH, ये है एमिनो अम्ल। RL के समूह है। परिभाषा क्या बनी? वे यौगिक, मैं लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। वे यौगिक जिसमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह, एमिनो समूह यहां पर आप लिख सकते थे NH2, तथा कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। ये डेफिनेशन बन गई, समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से दोहरा दूं, एमिनो समूह NH2, COOH कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें हम एमिनो अम्ल कहते हैं। तो एमिनो अम्ल की बात ये यहां पर आई। अब देखिए एक चीज और मैं बतलाऊं, R की जगह पर आपने रख दिया मान लीजिए H, NH2COOH, इसको आप ऐसे लिख दीजिए NH2CHHCOOH। ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन एक ऐसा है जिसमें, अब देखिए यहां पर ये किरेल कार्बन होता है, किरेल कार्बन, लेकिन ये ग्लाइसिन जो है ये अपवाद है। अपवाद है क्योंकि 2 H एक जैसे हो गए ना, तो यहां पर ये किरेल कार्बन नहीं है, ये किरेल कार्बन नहीं है, ये किरेल कार्बन परमाणु नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका अपवाद हो गया, इसको याद करना। नेक्स्ट एक बात और आ गई दिमाग में, क्या आई कि अगर हम NH2 को कुछ ऐसे लिखते हैं, COOH, ये H और ये R, भाई एमिनो अम्ल है, यहां लिख देते हैं एमिनो अम्ल। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, NH2 अगर दाईं ओर है, किधर है? दाईं ओर है, तो इसको हम D रूप कहते हैं। और अगर NH2 समूह इधर आ जाए, NH2CHRCOOH, ये किधर चला गया? बाईं ओर। याद रखना, इसको क्या कह दोगे? L रूप, कैपिटल, स्मॉल मत कर देना, कैपिटल L रूप कहते हैं। पीछे भी अपनी बात आई थी जब ग्लूकोज वगैरह का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहे थे। तो यहां पर D रूप और L रूप, ये ध्यान रखना। अब इसका वर्गीकरण ले, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण।
तो एमिनो अम्लों के वर्गीकरण में देखिए ये 3 भाग है। तो ये मैंने आपको पूरा चार्ट के रूप में बना रखा है जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और इनके नाम वगैरह सब याद कर सकें, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे इसको लिख दिया है जिससे कि आपको याद रह जाए। तो यहाँ पर 3 भाग है। देखिए एक भाग तो ये है COOH से NH2 यानी कार्बोक्सिलिक समूह से NH2 की स्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण, 1 नंबर किसका, एमिनो अम्लों का। दूसरा नंबर क्या आता है, NH2 व COOH की संख्या आप गिन लीजिए, संख्या बराबर है, कम है या ज़्यादा है, उसके आधार पर दूसरा नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर क्या है, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं COOH से NH2 की स्थिति के आधार पर। तो अल्फा एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये NH2 अल्फा पोजीशन पर जुड़ा है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बना, ग्लाइसिन, तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा एमिनो अम्ल। देखिए ये COOH है, इसके बाद में इस कार्बन को देखिए ये क्या हो गया, ग्लाइसिन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले सकते थे आप, H2NCCH3HCOOH। देखिए यहाँ पर भी क्या है, NH2 कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है अल्फा पोजीशन पर, तो ये क्या नाम हो गया, अल्फा एमिनो अम्ल। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर ये चेन थोड़ी सी और बढ़ी चली जाए, अर्थात देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है COOH की पोजीशन, देखिए यहाँ पर CH2 तो कौन सा हो गया, बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, NH2, तो ये NH2 जुड़ा हुआ है बीटा पोजीशन पर, देखिए मैंने राउंड कर दिया, तो इसका नाम क्या होगा, बीटा एमिनो अम्ल। तो इसका नाम क्या हो गया, बीटा एमिनो प्रोपियोनिक। प्रोपियोनिक क्यों, कार्बन के हैं 3, 1 2 और 1 3, प्रोपियोनिक अम्ल। गामा में क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे 2 थे ऐसे यहाँ पर कार्बन के कितने हो गए, 3, देखिए अल्फा बीटा और गामा, तो ये क्या हो गया, गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल। यानी COOH की पोजीशन से आप देखेंगे तो COOH से ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है गामा पोजीशन पर। तो गामा पोजीशन से इसको आप देखेंगे कि ये कौन सा बन गया भाई, गामा एमिनो अम्ल, यानी गामा पोजीशन पर। फिर से एक बार समझ लीजिए, अल्फा पोजीशन पर जुड़ा था इसलिए अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा पोजीशन पर NH2 जुड़ा है इसलिए बीटा एमिनो अम्ल, गामा पोजीशन पर जुड़ा है इसलिए गामा एमिनो अम्ल। अब दूसरे नंबर बात करते हैं। दूसरे नंबर में क्या है, हम लोग देखते हैं NH2 व COOH की संख्या के आधार पर, इसकी संख्या के आधार पर यदि ये संख्या आपस में बराबर है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं, ले लिया, ठीक है। देखिए देखिए उदासीन की बात करते हैं। उदासीन में क्या है, NH2 की संख्या, NH2 की संख्या बराबर है COOH की संख्या। अगर दोनों की संख्याएं कैसी हो, आपस में बराबर हो, तो वो एमिनो अम्ल कैसा हो जाएगा, वो एमिनो अम्ल हो जाएगा जाकर के उदासीन। देख लीजिए यहां पर NH2 की संख्या और COOH की संख्या, दोनों की संख्या कितनी है, 1 और 1। यदि ये संख्या बढ़ जाए, देखिए कैसे, अगर COOH की संख्या NH2 की संख्या से अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी प्रकृति का होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, और ये कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो कौन सा बन जाएगा, अम्लीय एमिनो अम्ल। तो यहां पर जो अम्लीय एमिनो अम्ल की हम लोग बात करेंगे, देखिए यहां पर OH की संख्या कितनी है, 1 और 1 बराबर कितनी होगी, 2। NH2 की संख्या कितनी है, COOH की संख्या है 2, NH2 की संख्या है 1। तो जब COOH की संख्या अधिक हो जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, अम्लीय, अम्लीय हो जाता है। इसी प्रकार से अगर NH2 की संख्या अधिक हो जाए तो वो क्या बन जाता है, क्षारीय।
तो क्षारीय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल था, पहले तो अम्लीय का ये देख लेते हैं कि COOH देख लीजिए, यहाँ पर स्पार्टिक अम्ल की बात करते हैं। तो स्पार्टिक अम्ल में आप देखिए NH2 की संख्या 1 है, इसकी संख्या है 2, तो इसका मतलब हो गया ये एमिनो अम्ल अम्लीय प्रकृति का होगा। क्लियर हो गया। क्षारीय की बात करते हैं, देखिए इसमें हमने एक लिख रखा है एग्जाम्पल लाइसिन का। लाइसिन में क्या है, लाइसिन का मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, H2N CH2 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 CH NH2 COOH, ये मैंने लिख दिया समझाने के लिए। यहाँ पे NH2 की संख्या देखिए कितनी है, 1 and 1 कितनी हो गई, 2। NH2 की संख्या यानी क्षारीय समूह, एमिनो समूह कहते हैं, एमिनो समूह की संख्या 2 हो गई। और COOH कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कितनी हो गई, 1। प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय। तो ये कौन सा हो गया, क्षारीय एमिनो अम्ल। इसका एग्जाम्पल है लाइसिन, ये लाइसिन था। ये बच्चों आपकी समझ में बात आ गई होगी। अब देखिए मैं थोड़ा सा और स्पीड से, समय आपका खराब नहीं हो। देखिए आवश्यकता के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो आवश्यकता के आधार पर 2 तरीके लिखे, एक तो लिखा हमने आवश्यक और दूसरा लिखा है अनावश्यक। देखिए आवश्यक और अनावश्यक होता क्या है। आवश्यक एमिनो अम्ल होता क्या है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में दस प्रकार के एमिनो अम्लों का निर्माण नहीं होता। जो शरीर के लिए, जीवन के लिए कह सकते हो, जीवन के लिए अति आवश्यक है। अगर ये नहीं लेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। आवश्यक है। तो इसे हम कैसे लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं ना, वो भोजन इसीलिए करते हैं क्योंकि ये 10 हमें आवश्यक एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हमने इसको याद करने की जो विधि थी बच्चों, हमने यहाँ पर लिख दिया एक शॉर्ट नेम। ये इसके संकेत बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है। ये क्या है, याद करने की ट्रिक है। अब है क्या, जैसे हम आपसे कहते हैं ट्रिप्टोफैन, वैलिन, फेनिल एलानिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ऐसे नाम ले लेते तो आपको एक बार तो खोपड़ी के ऊपर से निकल जाता, बोले सर कह के आ गए। तो मैंने क्या किया, इसको एक शॉर्ट फार्मूला, अपना देसी फार्मूला है कि आप याद कैसे करें। हमने क्या किया, इसको टीवी, अपना घर पे टीवी देखने वाला है, पाथ का मतलब रास्ता, मिल यानी टीवी बनाने वाली कोई मिल, एक कोई संकेत बना लिया। तो आप तो याद रखना टीवी पाथ मिल। तो ये एक कोई संकेत हमने बना लिया कि हमें टीवी चाहिए थी, टीवी देखने वाली, पाथ मतलब रास्ता, पाथ, मिल पड़ती है, मिल से खरीद करके लाए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए टीवी पाथ मिल एक सांकेतिक भाषा हमने दे दी। इसका टी का मतलब क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन, वी का मतलब क्या हो गया, वैलिन, पी का मतलब क्या हो गया, फेनिल एलानिन, ए का मतलब हो गया आर्जिनिन, टी का मतलब थ्रियोनिन, एच का मतलब हिस्टिडीन, एम का मतलब मैथियोनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब लाइसिन और एल का मतलब ल्यूसिन। तो बच्चों ये आपको याद हो गया। अब देखिए कुछ अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक क्या होता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं
और हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये हमारे शरीर में बनते हैं। तो इसके लिए हम दूसरों पर निर्भर नहीं होते। यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं? ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक अम्ल, प्रोलीन, टायरोसिन, सिस्टीन और सेरीन। ये मैंने 5-7 एग्जाम्पल्स यहां पर लिख रखे हैं। मेन जो पेपरों में पूछता है वो पेपरों में ये पूछता है कि आवश्यक एमिनो अम्ल बतलाओ। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से, तो बस आपको शॉर्ट तरीके से याद कर लेना और कर लेना। नेक्स्ट बात एक और आती है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई बार आया है। ज्यूटेराइन। तो पेपर में क्वेश्चन जो आता है, प्रश्न, ज्यूटेराइन किसे कहते हैं? ज्यूटेराइन किसे कहते हैं, ये पेपरों में आता है। तो आप क्वेश्चन बना के लिख लेना, मैंने हेडिंग डाल दी। आपने अभी देखा था RCNH2HCOOH, किसका ये फॉर्मूला है? एमिनो अम्लों का। इस एमिनो अम्ल को जब जल में घोलते हो, किसमें? जल में। तो जल में घोलते तो क्या होता है, ये H आयन यहां से टूटेगा और टूट करके किसके साथ में? NH2 के साथ जुड़ेगा। अब ये क्या होगा, देखिए RCHNH3, अब यहां पे आ गया प्लस का निशान, COO निगेटिव। एक ही कंपाउंड में जब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं और ये उदासीन होता है, इसे कह देते उभयनिष्ठ यौगिक। और इसी के जो इंग्लिश कह दो या नाम कह दो, इसका नाम है ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन ऐसा आयन जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होता है, उसे हम ज्यूटेराइन कह देते हैं, उदासीन यौगिक कह देते हैं, उदासीन आयन्स कह देते हैं। उदासीन क्यों? क्योंकि यहां पे धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या बराबर होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्यूटेराइन। तो बच्चों इसको याद करना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कल होगा वो पेप्टाइड बंध से संबंधित होगा और कुछ संरचनाएं और मैं आपको बतलाऊंगा। सिकल सेल एनीमिया रोग वगैरह जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।